हेलो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी आज से शुरू करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी में जो हम पढ़ेंगे आज वो होगा भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, जो कि भारत का संवैधानिक विकास हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है। हमारी एग्जाम्स में जो भी एग्जाम्स आप देखेंगे वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा ही जाता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, जो कि इससे एक ने क्वेश्चन रहता ही है। तो यहाँ से आज शुरू करते हैं और ये जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम जो सो इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम सार संग्रह पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो कि सार संग्रह पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। तो एनसीईआरटी की लाइंस पूरी इसमें दी हुई है। ठीक है, जिस कारण से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो चलिए आज से हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो हमें दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की गई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में 1774 में। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में 1774 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। जो कि भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा आया था, प्राप्त हुआ था, तो वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। देख सकते हैं भारत को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, और भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने का जो शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त थी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। मतलब केंद्रीय विधानमंडल सबसे पहले द्विसदनीय किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, द्विसदनीय मतलब 19 और 19 दो हो गया, तो द्विसदनीय भारत अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो 1919 यानी द्विसदनीय। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत के संवैधानिक विकास का क्रम कुछ इस प्रकार है। भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ है कुछ इस प्रकार हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में भारत था। तो उस वक्त जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, 1773 में। फिर दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फिर आया चार्टर एक्ट 1793 में। फिर चार्टर एक्ट 1813 में। हर 20 साल के अंतराल पे आता था ये। और उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853। ये अंतिम चार्टर एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। सबसे पहला एक्ट जो आया था भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। उसके बाद सबसे आखिरी एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया था वो चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, भारतीयों को जो सो देख सकते हैं, भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, और भारत
तो भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति जो सो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है, मतलब जो भी एक्ट आते थे, अधिनियम आया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1853, आखिरी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आने वाला एक्ट था और अधिनियम था। उसके बाद जो सो भारत ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन लाया था अधिनियम, वो था भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया, भारत परिषद अधिनियम 1892, जिसमें बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। और भारत परिषद नियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और आखिरी अधिनियम जो आया था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो पहला अधिनियम आया था 1858 में आया था और आखिरी अधिनियम जो आया था 1947 में आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। केंद्र में, पूरे केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू, किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो सो द्वैध शासन की नीति लागू की गई थी पूरे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान, संघीय शासन का प्रावधान था, मतलब भारत के कानून शासन को संघीय शासन बनाया गया, किसमें, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। जो सो ब्रिटिश भारत उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो ब्रिटिश लोग ये अधिनियम लाए थे जिसमें संघीय शासन लाया गया, संघीय शासन का अधिनियम लाया गया जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। अखिल भारतीय संघ जो स्थापित हुआ था किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो सो अखिल भारतीय संघ स्थापित किया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बहुत सारा कानून हमारे देश का इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति भी 1935 के अधिनियम से मिलती है। और जो सो भारत में द्वैध शासन भी 1935 शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया था, और संघीय शासन जो भारत में अभी चलता है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, जो कि संघीय शासन कहा जाता है इसको। मतलब कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आता है, जो कि संघीय शासन को थोड़ा समझा करके इस पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित जो सो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव अगर पूछा जाएगा, संविधान के निर्माण का प्रस्ताव जो सो इसके द्वारा दिया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। संविधान निर्माण का प्रस्ताव किस के द्वारा दिया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था, संविधान निर्माण का क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन
किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत के द्वारा हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रस्ताव की बात करेगा, संविधान के प्रस्ताव की बात करेगा तो क्रिप्स मिशन आ जाएगा, और संविधान सभा के गठन की बात करेगा तो कैबिनेट मिशन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? मतलब कि प्रांतों से जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना था तो कितने किस अनुपात में किया जाना था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। निर्वाचित होना था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित करना था, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये योजना। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया जाना चाहिए? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? मतलब भारतीय संविधान जो बना था, जिसका निर्माण हुआ था, तो निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। किसका चुनाव? तो भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का चुनाव किया गया था। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था भारत का संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1946 में जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी, 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें कौन से सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया था? चलिए इस पॉइंट पे नजर डालते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को देखते हैं एक बार। हाँ, अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग किसको दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला था? तो गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग किसको मिला था? तो राजेंद्र प्रसाद को। जॉन मथाई को मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। किसको मिला था? जॉन मथाई को। क्या बने थे? तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम को कौन विभाग मिला था? तो श्रम विभाग। श्रम मंत्री जगजीवन राम बने थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे। नाम में ही है बलदेव, तो रक्षा मंत्री, बल से रक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। ठीक है, लियाकत अली खान क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। लियाकत अली खान क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी क्या थे? तो शिक्षा एवं कला मंत्री। सी राजगोपालाचारी, जिसके नाम पर चिल्ड्रेंस डे भी मनाया जाता है, सॉरी टीचर्स डे मनाया जाता है सी राजगोपालाचारी के नाम पे। शिक्षा एवं कला विभाग इन्हीं को मिला था। तो इससे भी ध्यान में रहेगा कि सी राजगोपालाचारी के नाम पे टीचर्स डे मनाया जाता है, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा। तो शिक्षा एवं कला विभाग सी राजगोपालाचारी को मिला था। चलिए एक बार और देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा
के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1919 के द्वारा द्विसदनीय, देख सकते हैं 19 और 19 मतलब 2 बार 19 है, तो द्विसदनीय का प्रस्ताव भी इसी के द्वारा लाया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, क्या कहता है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, प्रथम प्रारूप जो है सो सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है सो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू ने जो सो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब जो सो कब स्वीकृत हुआ था, कब स्वीकार किया गया था। जो संविधान सभा में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, उसे कब जो सो स्वीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया था। ये 2 डेट ध्यान में रखिएगा, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 22 जनवरी 1947 को जो सो प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे। ध्यान में रखेंगे कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हो गया था, तो ये आप सभी को पता ही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा के, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उन्होंने की थी। ठीक है, जो कि प्रथम बैठक हुई थी, तो उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, जो कि 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था। ठीक है, और दूसरा बैठक जो हुआ था दूसरा बैठक वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो कि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे
अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान कब स्वीकार किया था? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जस्ट 2 महीने बाद। भारतीय संविधान स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को इसीलिए मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संविधान सभा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जन मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार जो थे हमारे वो BN राव थे। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये दो चीज अलग है, ध्यान में रखेंगे। संवैधानिक सलाहकार BN राव और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। जो समितियां बनाई गई थी उनके अध्यक्ष कौन कौन व्यक्ति थे? ठीक है, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल।
प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राज्यों के लिए समिति के राज्यों के लिए जो समिति बनाई जाती थी उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए जो समिति थी उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए जो समिति थी उनके लिए अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामचारी। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे। ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो इसको ध्यान में रख लेते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा तो आपको आंसर बन जाएगा। जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनमें 6 अन्य सदस्य थे, उनके नाम थे एन. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। इनके स्थान पर बाद में आ गए थे एन. माधवराव और थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामचारी आ गए थे। ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947। मतलब प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और उनके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 1950 तक। वहाँ के रहे थे संविधान सभा की प्रेसिडेंसी से बने थे। और उससे पहले जो है सो बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 तक थे। 1946-47 तक बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, जो कि पाकिस्तान में चला गया था। तो बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से उनको निर्वाचित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत का संविधान मूल 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था तथा सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।
तो क्वेश्चन आ सकता है भारतीय संविधान किन 2 भाषाओं में लिखा गया? तो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए यहाँ से आज का पॉइंट हमारा क्लियर होता है। आज जो हमने पढ़ा वो इंडियन पॉलिटी का भारतीय संवैधानिक विकास के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे सभी हमने देखे थे। यहाँ से हमारा इंडियन पॉलिटी का भारत का संवैधानिक विकास क्लियर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और उसके बाद इसका एमसीक्यू भी मैं लाने वाला हूँ। और जो सो नया चैनल थोड़ा इस पे सपोर्ट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को जिनको भी सार संग्रह पढ़ने की रिवीजन करने की ज़रूरत आपको लग रहा होगा तो उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।